बेटा जी थर्मोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके फर्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पहली बात स्टैंडर्ड कहते हैं आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए जो कल के लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो गई होगी, पिछले लेक्चर के बाद, कि स्टैंडर्ड कहते हैं आप कहोगे कि जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, एक बार प्रेशर पे और एक मोल कंसंट्रेशन के लिए कराई गई हैं, तभी वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या हीट चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीधा से एग्जाम्पल के थ्रू इसी बात को समझाया है कि हाफ मोल ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 मिलके क्या बना रहा है आपके पास 1 मोल HCl। तो क्या डिफाइन करेगा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी को। क्यों? अरे डेफिनेशन को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर आप याद करोगे तो वहां पर आपके पास कुछ कीवर्ड्स थे, ऐसे ही यहां पर भी कुछ कीवर्ड्स हैं। वो क्या है आपके पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, और सेकंड कीवर्ड है आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। तो पहले डेफिनेशन को एक बार फिर से शांति से पढ़ लो कि वो अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस हैं जो आपके पास 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होने के दौरान इवॉल्व होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। हो सकता है जनरली इवॉल्व ही हो, लेकिन जो भी हीट चेंजेस आएंगे, एंथैल्पी चेंजेस आएंगे 1 मोल बनने के लिए, कब? जो अपनी नेचुरल स्टेट में हो, किसी भी आर्टिफिशियल फॉर्म में ना हो, तो आपके पास जो हीट निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई ये आपके पास डेल्टा HF नोट को डिफाइन करता है, किसके डेल्टा HF नोट को डिफाइन करता है? HCl के। तो क्या मैं ठीक हूं? बिल्कुल। क्यों? 1 मोल तो HCl बना, किससे बना? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपनी नेचुरल स्टेट में है, अर्थ में ऐसे ही मिलती हैं बेटा वो, और HCl जो गैस बना वो भी क्या अपनी नेचुरल स्टेट में। तो सारी चीजें अपनी नेचुरल स्टेट में, तो ये क्या डिफाइन करेगा? डेल्टा HF नोट। सेकेंड वाला पार्ट देखो अब इसी चीज को, H2 गैस प्लस Cl2 गैस से क्या बन गया? 2HCl गैस। क्या ये डेल्टा HF नोट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। एज पर डेफिनेशन यहां जो हीट निकलेगी उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहा जाएगा। क्यों भाई? ये तो नेचुरल स्टेट में है, ये नेचुरल स्टेट में है, ये नेचुरल स्टेट में है, लेकिन ये वाला पोर्शन गलत हो गया। 1 मोल नहीं है भाई, 2 मोल बन गए हैं। अगला ऐसे ही थर्ड पार्ट, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 सॉलिड गिव यू HCl गैस। क्या ये डिफाइन करेगा डेल्टा HF नोट की डेफिनेशन को? नहीं। क्यों? गैस है, बिल्कुल है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो भाई 1 मोल ही बना है, तो अब की बार इस वाले पोर्शन को तो यस टिक कर दिया, लेकिन आपकी डेफिनेशन ने इस वाले पोर्शन ने गड़बड़ कर दी। क्लोरीन नेचुरली किस फॉर्म में मिलता है? सबको पता है, गैसियस फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो सॉलिड दे दिया। कहां से बना के लाया, कैसे लेके आया, दैट्स नॉट आवर बिजनेस। हमें तो सिर्फ ये देखना कि भाई ये नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो काटा मारो। तो सिर्फ यही है। ऐसी अभी इसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे सोडियम सॉलिड प्लस हाफ I2 गैस गिव यू सोडियम आयोडाइड सॉलिड। क्या ये डेल्टा HF नोट को रिप्रेजेंट करेगा? ना। क्यों? 1 मोल भी बना है, लेकिन दूसरा पॉइंट रह गया ना, आयोडीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, याद रखना जीके का क्वेश्चन भी है, जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन आपके पास सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहां तो आयोडीन गैस दे दी ना जी, 1 मोल तो बना दिया, लेकिन आयोडीन क्या दे दी? गैस। तो दिस डजंट रिप्रेजेंट आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आपके पास सेकंड वाले पोर्शन को देखो, Na सॉलिड प्लस हाफ I2 सॉलिड गिव्स यू 2 NaI सॉलिड। हाँ जी, ये डिफाइन करेगा डेल्टा HF नोट को। सभी नेचुरल स्टेट में है और जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल बना है जी, तो ये डिफाइन करेगा डेल्टा HF नोट को। तो अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन नेचुरल स्टेट में है, कौन नेचुरल स्टेट में नहीं है। तो इसी क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी। तो यहां से थर्मोकेमिस्ट्री शुरू भी हो गई अच्छे से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नोट ऑफ एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल इन इट्स नेटिव और नेचुरल स्टेट इज टेकन टू बी 0। हमें पता है भाई डेल्टा HF क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है थर्मोकेमिस्ट्री में, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई जब कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बना। तो हमने पता कर लिया अभी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब 1 मोल बनता है अपनी नेचुरल स्टेट से, तो जो भी हीट चेंज आएंगे वो क्या डिफाइन करेगा आपके पास डेल्टा HF नोट को। लेकिन मुद्दे की बात, भाई हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना
नॉन मेटल्स जो भी हैं आपके पास N2, O2, F2, Cl2, H2 एक्सेट्रा, इन सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0। ये आईयूपैक ने बना रखा है, ध्यान से कैलकुलेशन में आपको डायरेक्ट एज इट इज यूज करना है। तो नॉन मेटेलिक गैसेज जो भी नेचुरली है, कोई मेरे से नहीं लिखा गया तो आप भी लिख सकते हैं, कोई और भी चीज हो जो नेचुरली गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स लाइक भाई मरकरी और ब्रोमीन। ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटलों में से एक है जो आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में, बहुत ही थोड़े होंगे। और मरकरी भाई एक ही मेटल है जो सॉलिड की नहीं लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मरकरी। तीसरा, सॉलिड मेटल्स लाइक सोडियम, आयरन, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, व्हाटएवर जो भी हैं, और एक आयोडीन, ये आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इनकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाकी दोनों की तरह क्या रहेगी? 0। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलोट्रोप्स। सबको पता है, जैसे आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, क्या होते हैं एलोट्रोप? जब एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर एटम अलग अलग ढंग से जुड़ते हैं। कई बार आपको पहले भी बताया होगा, आपने पढ़ा होगा, एलोट्रोप्स क्या है? डिफरेंट फिजिकल मॉडिफिकेशंस, मतलब जुड़ने का तरीका एटम्स का अलग है किसी एलिमेंट के अंदर, सबको पता ही। जैसे अगर आप बात करो डायमंड की, तो डायमंड के अंदर सारे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े रहते हैं। है क्या? सारे कार्बन, एक कार्बन से दूसरा कार्बन टेट्राहेड्रल के फॉर्म में जुड़ा है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करो तो सारे के सारे आपके पास इस टाइप से 6 मेंबर की साइक्लोहेक्सेन रिंग की फॉर्म में एक कार्बन की चेन दूसरी कार्बन है, इसमें सारे कार्बन, इसमें भी सिर्फ कार्बन है, लेकिन उनके जुड़ने की ढंग अलग अलग है। और ऐसे फॉर्म्स को हमने क्या नाम दे रखा है? एलोट्रोप्स, एंड दिस फिनोमिनन इज एलोट्रोपी। तो आप ध्यान दीजिए, अभी अगर आपके पास एलोट्रोप दे रखे हो तो एलोट्रोप में उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी जिस फॉर्म को स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये चीज समझा रखी है। पहले एलोट्रोप की डेफिनेशन ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा प्लीज। उसके बाद डेल्टा एचएफ नोट ऑफ मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज टेकन एज 0। जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्वेश्चन में, उनके बाद कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की, ग्रेफाइट और एक डायमंड। मोस्ट स्टेबल कौन सी है? ग्रेफाइट। फास्फोरस की रेड, व्हाइट और ब्लैक। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? व्हाइट। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी बेटा आपके पास है? व्हाइट। सल्फर की 2 हैं, रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी आपके पास है? रोहम्बिक। ठीक है जी, क्यों? ये गिवन डाटा से आते हैं सारे के सारे। तो इनकी अगर मैं कार्बन डायमंड कहूं, रिएक्शन कराऊं तो मैं गलत हो जाऊंगा। मैं सल्फर आपके पास मोनोक्लिनिक लूं डेल्टा एचएफ नोट निकालने के लिए तो भी मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि ये नेचुरल स्टेट है। इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बजाय हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना पसंद करते हैं, या कन्वेंशन अभी करते भी हैं। अब यही सारी चीजें अगर एक बार ध्यान से शांति से सुनो और समझो, तो इन सारी चीजों से आपके पास क्या बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन हैव डेल्टा एचएफ नोट? इनका डेल्टा एचएफ नोट हो सकता है। यही चीज अब यहाँ पे, क्योंकि अब तो कंसेप्ट हो गया है, अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। किस किस में आपके पास डेल्टा एचएफ नोट आप डिफाइन कर सकते हैं अब वो डेफिनेशन के हिसाब से। तो कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डायमंड आते ही दिमाग को तभी चलाओ, भाई कार्बन तो है लेकिन अपनी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए डेल्टा एचएफ नोट डिफाइन नहीं होगा। अगला, नाइट्रोजन गैस प्लस ट्राई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 आ गया, नहीं होगा। सल्फर 1/8 रोहम्बिक प्लस O2 गैस गिव्स यू SO2 गैस। क्या डेल्टा एचएफ नोट डिफाइन होगा? होगा। क्यों? सल्फर की 2 फॉर्म है, रोहम्बिक है, ठीक है, टिक हो गया। O2 गैस नेचुरली है, हो गया। क्या बना दिया? SO2, 1 मोल बनाया, हाँ जी, तो इसके लिए डिफाइन होगा। अगला, P4 व्हाइट। फास्फोरस की मोस्ट स्टेबल फॉर्म P4 है, और वो भी कौन सी? व्हाइट। तो इसकी एटॉमिसिटी 4 थी, तो P4 व्हाइट फॉर्म में आ गया। 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, आने दो भाई। क्या बन गया? P4O10। हाँ, अच्छी बात है। तो क्या ये डिफाइन करेगा? बिल्कुल, सॉलिड में बना है, ये गैस ही थी, ये अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही थी, तो सारी डेफिनेशंस इसमें आ गई। ये जो एलोट्रोप वाले पॉइंट हैं, ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स को बेटा। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो 3 पॉइंट चेक करने हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नेचुरल फॉर्म में है। तीसरा पॉइंट, क्या वो 1 मोल बना रहे हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो, नेचुरल फॉर्म चेक करो, और आपके पास फाइनली ये चेक करो कि भाई 1 मोल बनाया नहीं। जो इन सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करेगा। जैसे मरकरी प्लस में हाफ O2, अब ध्यान से देखना, गिव यू HGO।
क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन को डिफाइन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये तो मेटल है, मरकरी है, लेकिन सॉलिड में नहीं एग्जिस्ट करता जी। मरकरी तो आपके पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने की वजह से नहीं होगा। अगला 2 कैल्शियम प्लस O2 गैस, सॉलिड गैस, ठीक है, स्टेट तो ठीक है, प्लस 2 CaO सॉलिड, स्टेट तो ठीक है, स्टेट भी ठीक है, नेचुरल फॉर्म्स में भी है, लेकिन गड़बड़ है क्या? 2 मोल बन गए, तो ये आपके पास डिफाइन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप आराम से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। अब अगले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इसी चीज की, जिसमें आप डिफाइन करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ। पिछली वीडियो में आपने देखा, अभी जब आप देख रहे थे पिछले पेज पे, सॉरी एग्जैक्टली बोलो तो, कि आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और हमने बहुत सारी रिएक्शंस कर करके डिफाइन किया कि किस केस में आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं और किस केस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या उसमें हीट इवॉल्व नहीं होगी? क्या वो रिएक्शन आपके पास हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, एब्जॉर्बेंस भी होगा और इवोल्यूशन भी होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आप उनको कैसे दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे? तो एक बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फिर से आपको पता ही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन जिसमें PQRS, PQ आपकी रिएक्टेंट है, RS प्रोडक्ट है, और A, B, C और D उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है? भाई सारे के सारे जो प्रोडक्ट है उनके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल दो, मल्टीप्लाई करो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ऐसे ही सारे के सारे रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को निकाल के जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब ये डिफाइन करता है समेशन को, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। तो सारे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की जोड़नी है, हर एक को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। सारे रिएक्टेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ना है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, और फिर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू को घटा देना है। इसी बेसिक सी बात के लिए हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाए आपके लिए, आपका कोई सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन किसी हाल में ना बचे। तो जैसे बोर्ड के ऊपर देखो, इसी हाइपोथेटिकल इक्वेशन को अगर आपने इसी फॉर्म में लिखा तो पहले क्या कहा? प्रोडक्ट कौन है भाई? R और S, इनके कोफिशिएंट क्या है? C एंड D। तो मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस। अब रिएक्टेंट में कौन कौन था? P था और Q था, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट P का A से मल्टीप्लाई कर दिया और Q को B से। क्या बन गया आपके पास? है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स में से आपने किसको घटा दिया बेटा जी? रिएक्टेंट्स को घटा दिया। अब इसी बेसिक सी बात को क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। पॉइंट 1, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में अगर है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर श्योर कितनी हो जानी है आपके पास? 0। सेकंड चीज, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है, वेल एंड गुड, फाइन। अगर बैलेंस नहीं है तो वी नीड टू बैलेंस इट। थर्मोकेमिस्ट्री में बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिएक्शन बैलेंस दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो आप बैलेंसिंग करते हिचकिचाए नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? NO2 प्लस H2। तो बैलेंस नहीं थी, मैंने आपको बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग करोगे तो 4, 7, 4, 6 इसके कोफिशिएंट आ गए। तो आपको कह रहा है कि भाई इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबके बीच में रिलेशन निकालो। तो भाई आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन आपके पास गैस है, बाकी सारी आपकी आर्टिफिशियल कंपाउंड है, ये नेचुरल एग्जिस्टिंग है नेचर के अंदर। क्यों? अभी बात करते हैं उस बारे में भी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? पहले प्रोडक्ट्स कौन है? NO2 और H2O, इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हर एक को मल्टीप्लाई किया उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। पानी का 6 था तो मल्टीप्लाइड बाई 6, जो भी वैल्यू आएगी। भाई NO2 का 4 था तो मल्टीप्लाइड बाई 4, ये होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफिशिएंट, ये होगी आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दो, आपके पास क्या जाएगा? आपके पास जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दी रिएक्शन। अब मैंने कहा था ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में, बाकी अपनी मोलिकुलर फॉर्म में है, रिएक्टेड फॉर्म में है। तो उसका फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन आपको पता है अर्थ क्रस्ट में या इन्वायरमेंट में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। वो देगा नहीं आपको क्वेश्चनों में कभी भी।
आपको खुद करना है, वो देगा नहीं। अब आगे कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी चीज की अगली प्रैक्टिस। फॉस्फोरस प्लस Cl2 गिव्स यू PCl3। भाई फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म है? अभी तो हमने पिछले पेज पे देखा, रेड, ब्लैक, व्हाइट, कौन सी है? नहीं गिवन है तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही होगी, नहीं गिवन है तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही होगी, हम मान के चलेंगे। तो ये P4 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl3। ये सॉलिड एग्जैक्ट है, ये गैस ठीक है, ये गैस ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 दे रखी है -y जूल पर मोल, बाकियों की दे भी नहीं रखी। क्यों? देखते हैं। पहला काम, रिएक्शन को चेक करो, बैलेंस है P4 P1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 ना, बैलेंस करो, बैलेंस कर दिया जी, ठीक है कर दिया बैलेंस। सेकंड, अब एक्सप्रेशन लिखो ये वाला, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? PCl3 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना आएगा आपके पास? 4, सॉरी थोड़ी सी छोड़ दी, ओ वो रहा, वो नीचे का रखा है, सॉरी सॉरी। तो भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, ठीक है जी, माइनस आपके पास P4 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका कोफिशिएंट एक ही है, प्लस 6 मल्टीप्लाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, कर दिया जी। अब गड़बड़ क्या आई? गड़बड़ ये आई भाई ये तो ठीक है रिएक्टेड फॉर्म में है, लेकिन ये अपनी नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट में तो अभी कहा था वैल्यू नहीं देगा, तो इसके तो दे दी PCl3 की कितनी? -y यूनिट, कोफिशिएंट कितना था? 4, -4y। इनकी वैल्यूज कितनी रहेंगी? ये तो अपनी नेचुरल स्टेट में, तो इनकी वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑब्वियस है, फैक्ट है, 0 रहेंगी, तो 0 पुट कर दो, -4y प्लस में 0, आंसर कितना आ जाएगा? -4 जूल पर मोल। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन नीचे दे रखा है, बिल्कुल आसान सा, आप कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम और सोडियम दोनों अपनी नेचुरल स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो बेटा जी इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड 0 रहेगी। बस इन दो की चाहिए, वो दो आपके डाटा में है, सिंपल सी एप्लीकेशन अप्लाई करो, हो जाएगा। एक और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, आपके पास CO, CO2, N2 और N2O4 4 गैसेज हैं जिनके वैल्यूज गिवन है। CO की -100, CO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -400, N2O की +80 और N2O4 की +10 किलो जूल पर मोल दे रखी है। रिएक्शन भी दे रखी है नीचे, हाँ जी रिएक्शन भी दे रखी है, बैलेंस नहीं थी, बैलेंस मैंने की है। आपको क्या बताना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है इस केस में, तो आसान है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्या? पहले प्रोडक्ट N2O मल्टीप्लाइड बाई 1, ये लो जी, CO2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3, ये लो जी, माइनस N2O4 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1, कोफिशिएंट 1 की है, प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ CO। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज ऊपर से उठा के जस्ट पुट कर दो, जो आंसर होगा वही आंसर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये था आपका सिंपल से न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप। अब अगले पे आते हैं थोड़ा सा। सेकेंड एंथैल्पी है आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ऐसी रिएक्शन है जो आप पहले से ही न्यूट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं 10th के अंदर। क्या था? एसिड और बेस जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलेटेड, जो क्या बताएगी, जब वो सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो उस दौरान हीट चेंज कितना आता है। कुछ तो बॉन्ड टूटते हैं, कुछ फॉर्म होते हैं, तो उस दौरान हीट चेंज इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई। तो एक बात जो आपको ऑलरेडी पता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि पानी के अंदर एसिड का डाइल्यूशन, पानी के अंदर बेस का डाइल्यूशन, एसिड बेस रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन है जिनको आंख बंद करके आप हमेशा क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो हम वही स्टैंडर्ड करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी एंथैल्पी चेंज। वो अलग बात है, अब की बार ये क्या है, इवॉल्व्ड 100%। व्हेन 1 मोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ध्यान देना, reacts with 1 mole of a strong base forming salt and water, ध्यान देना। तो it is amount of enthalpy change। जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक का हुआ तो अलग चीज आएगी, with react with strong base कितना, 1 मोल, वीक हुआ तो फिर से गड़बड़ आएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस 1-1 मोल रेशियो में जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते, दोनों के 1-1 मोल रिएक्ट करें, तो जो बनता है आपके पास पानी और वाटर सोल्ट, उसके अलावा जो हीट निकलती है वो हीट क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एक फिक्स वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको याद करना है ये कि वैल्यू कितनी है, -57 किलो जूल पर मोल फॉर 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इनके मोल वेरी करा दिए तो वैल्यू वेरी हो जाएगी स्टोकियोमेट्री के हिसाब से। भाई 1 मोल के लिए इतनी है, 2-2 करा दिए तो डबल हो जाएगी, 3-3 करा दिए तो ट्रिपल हो जाएगी, आधे-आधे करा दिए तो हाफ हो जाएगी।
उसी तरीके से अगर आपके पास एसिड और बेस में से कोई एक वीक हुआ या दोनों वीक हो गए तो भी ये वैल्यू घट जाएगी। तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए ये डाटा आपको याद रखना है। वीक के लिए आपके एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है उस पर डिपेंड करती है, जो आप आगे देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये वैल्यू आपके पास स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे अभी क्वेश्चन में। तो ये जो डेफिनेशन की सीधा है, थर्मोकेमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक चीज कराया क्वेश्चन, तो ये भी यही लेके चल रहे। आपके सीधा क्वेश्चन लेके चलते हैं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर KOH एंड HCl गिविंग KCl प्लस वाटर। भाई सबको पता है KOH काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl काफी स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस किया तो दोनों के बैलेंसिंग 1-1 ही आएगी, ये भी 1 और 1 ही बन रहे हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। तो दोनों के 1-1 मोल नहीं होते तो फिर 1 मोल करना पड़ता आपको। अब बनाते हैं, वैल्यूज बतानी है। वो सबको पता ही है कि आपके पास 1 मोल के लिए कितनी है, -57। अगर 1:1 दोनों के 1-1 मोल लिए हैं तो कितनी हो जाएगी भाई, डाटा बाय डेफिनेशन -57। 2-2 है तो भाई ये भी 2 और ये भी 2, 2-2 मोल के लिए। अभी बात स्टोइकियोमेट्री, डबल होगा तो वैल्यू भी डबल हो जाएगी। हाफ आधा हो गया तो हाँ जी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अब आ गया टॉपिक असली, 2:1। इसके तो 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है। तो भाई आपको पता है ना, ये 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। जो रिएक्शन में पहले एग्जॉस्ट हो जाता है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और रिएक्शन का बॉस हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। उसकी पहले आपने स्टोइकियोमेट्री में देखा क्वांटिटी अमाउंट रिएक्शन में कितना बनेगा वो डिफाइन करने वाला लिमिटिंग रिएजेंट था। और अब आप थर्मोकेमिस्ट्री में चेक करेंगे कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, कितनी हीट इवोल्व करता है रिएक्शन के दौरान, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन सी बात है भाई, ये 2 मोल है, ये 1, तो इसने 1 मोल ने कंप्लीटली टूट के क्या दे दिया, 1 मोल एसिड का। इसके कितने मोल थे, 2, तो 2 में से कितने रिएक्ट किए, सिर्फ और सिर्फ 1। तो पहली बात 1 मोल KOH तो बचा रह जाएगा, लेकिन इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। और 1 मोल एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो -57 जूल हीट निकलती है। तो यहाँ पे हीट कितनी होगी, -57। अगला भाई इसके 2 मोल हैं और HCl अब की बार हाफ मोल है। फिर से वही बात, इसका हाफ मोल इसके हाफ के साथ रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाना है, एग्जॉस्ट हो जाना है। तो ये तो 1.5 मोल बचा रहेगा, एक्सेस है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट हाफ है, इसके हाफ के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है बाय स्टोइकियोमेट्री यूनिटरी मेथड 1 मोल के साथ 57, तो आधा मोल के साथ -57 डिवाइडेड बाई 2, 57 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी दी आंसर। तो थोड़ा ध्यान से, यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, अब उस पर बात करेंगे। अब डेफिनेशन को ध्यान से, एक डेफिनेशन के साथ में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नोट लगाया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा, नेचुरली स्टैंडर्ड ही रहेगी। तो भाई NH4OH एंड फॉर्मिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। कैसे सोचोगे, कैसे करना है, तो पहले डिफाइन करो आराम से, शांति से, क्या सारे स्ट्रॉन्ग है, क्या इनमें से कोई एक वीक तो नहीं है, क्या दोनों वीक तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, जिसमें सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो भाई ध्यान से देखना, ये तो वीक, ये भी वीक बेस अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, और फॉर्मिक एसिड भाई ये तो वीक है ही। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक तो वीक हो गया, तो वैल्यू तो -57 से थोड़ी ही रहनी है। स्ट्रॉन्ग बेस अब की बार, लेकिन एसिड वीक है, अब की बार वैल्यू भी आपकी जो एग्जैक्ट है इससे कम ही रहेगी। NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसमें आपके पास कितने रहेगी, -57। तो इस केस में आपके पास एग्जैक्ट बराबर है, इसमें एक वीक, इसमें भी बेस वीक, इसमें दोनों ही वीक, तो सारों में वैल्यूज कम रहेंगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। तो इसी चीज की ये एप्लीकेशन था, थोड़ा ध्यान देना जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 0.2 मोल ऑफ NaOH गिवन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57 यानी कि एक्सोथर्मिक किलो जूल पर मोल। तो ये दे रखा है आपके पास, बड़ा आसान सा, बस इसी चीज की अब एप्लीकेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। NaOH प्लस में क्या दे दिया बेटा आपके पास, HCl, क्या बन गया NaCl प्लस H2O। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैलेंसिंग, ऑलरेडी बैलेंस है, आसान था। सेकंड भाई 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी कितनी आती है, 57 किलो जूल। तो 0.5 0.2 के साथ करेगा तो फिर वही पंगा, भाई
ये तो लिमिटिंग हो गया क्योंकि जल्दी खत्म होगा, क्योंकि ये 0.2 मोल कंस्टिट्यूएंट देगा H पॉजिटिव, ये 0.5 देगा, तो रिएक्ट तो 0.2 के साथ बराबर ही करेंगे, सीधी बात है। इसके 0.2 इसके 0.2 के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो क्लियर एंड आउट है कि भाई आपके पास ये फालतू है, एक्सेस है। कितना? 0.2 जरूरत है, तो 0.3 ये कितना हो गया? एक्सेस बचा रह गया। मुद्दे की बात, तो इसका 0.2 इसके 0.2 के साथ ही रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये थोड़े अमाउंट वाले HCl यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये ऊपर वाली चीज़ ही यहाँ पे आपने अप्लाई की है, स्टोक्योमेट्री बेसिक अप्लाई की है। अब सीधा लेके आओ, क्या भाई एक मोल के साथ रिएक्ट करके -57 करता है, तो 0.2 मोल कितना करेगा? -57 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, आंसर आ जाएगा माइनस का 11.4। इन सारों में माइनस लगाना मैं भूल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये आपका आंसर हो जाएगा -11.4 किलो जूल पर मोल। तो दैट्स इट। इसके साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लें और नोट्स आज के आज ही बना लें, रिवीजन साथ में करते जाएं। जितना रिवीजन को डिले करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपको तंग करता जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए होता चला जाएगा। थैंक यू।